बच्चों, आज का जो कंसेप्ट है ये है तो वैसे बहुत ही छोटा कंसेप्ट, लेकिन इस कंसेप्ट को हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। उदाहरण आपके सामने है, उदाहरण को समझिए और फिर उसके माध्यम से कंसेप्ट पर पहुंचने का कोशिश कीजिए। बच्चों, ये आपके घरों में सामान्य रूप से यूज़ होने वाला वाटर पाइप है और इस वाटर पाइप को आप तीन अलग अलग पोजीशंस में होल्ड किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, ठीक। और इस वाटर पाइप में वाटर का फ्लो, पानी का फ्लो तीनों में हो रहा है। तीन अलग अलग स्थितियां हैं। बच्चों, अगर आप देखें तो चूंकि पाइप एक ही है, इस पाइप की अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, चाहे वो स्थिति 1 हो, चाहे वो स्थिति 2 हो या फिर स्थिति 3 हो, इन तीनों ही स्थितियों में इस पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो समान है, लेकिन इन तीनों अलग अलग स्थितियों में जो पानी का फ्लो है वो अलग है। ये कैसे? यदि किसी पाइप का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो आपको यहां दिख रहा है, ये अगर एक समान है, तो फिर इसमें इस पाइप से निकलने वाली जो पानी की मात्रा है वो तीनों स्थितियों में बराबर होनी चाहिए। फिर ऐसा क्या अंतर आ रहा है कि इस स्थिति में, इस स्थिति में और इस स्थिति में, तीनों स्थितियों में पानी के जो निकलने की मात्रा है वो अलग अलग है? इसका मतलब बच्चों, कोई ना कोई एक ऐसा कंसेप्ट है जो हम मिस कर रहे हैं, जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट है बच्चों कि ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है पाइपों के, या सिंपली जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल न सिर्फ परिमाण पर निर्भर करता है बल्कि वह दिशा पर भी निर्भर करता है। देखिए, यहां पर जो पाइप है उसकी दिशा कुछ और है, यहां पर इसकी दिशा कुछ और है, यहां पर इसकी दिशा कुछ और है। लिहाजा इस पाइप के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से निकलने वाले पानी की मात्रा भी अलग अलग है। प्यारे बच्चों, इस उदाहरण से अब आप इस बात पर सहमत होंगे कि जो क्षेत्रफल अब तक हम एक अदिश राशि मानते आए हैं, वह क्षेत्रफल वास्तव में एक अदिश राशि नहीं है। ऐसा एक उदाहरण से आप देख रहे हैं। क्षेत्रफल में उसके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और इस प्रकार यह आज से आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उन सब में हम क्षेत्रफल को एक सदिश राशि मानेंगे। और आज का टॉपिक इसी पर है, जिसे हम बोलेंगे एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश। देखिए, मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक क्षेत्रफल ले लिया, ठीक। मैंने अभी भी कहा कि यह क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी, परंतु वो होगी किधर? दिशा कैसे हम निर्धारित करेंगे? तो अगर इसका मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं। अगर क्षेत्रफल ओपन सरफेस है, खुला हुआ, जैसे कि ऐसा यहां आपको दिख रहा है, तो आप सिंपली इस क्षेत्रफल पर अभिलंब खींच लीजिए, यानी इस क्षेत्रफल पर अभिलंब की दिशा ही इस क्षेत्रफल के दिशा होगी। ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। क्लियर है? तो ये तो बात आपके लिए आसान हो गया, लेकिन अब आपको एक उलझन आपके मन में होगी कि क्या होगा अगर कोई ऐसा क्षेत्रफल लिया जाए जो चारों तरफ से क्लोज्ड हो, बंद हो। जैसे कि देखिए, मैं यहां पर एक क्षेत्रफल लेता हूं, ये सरफेस चारों तरफ से क्लोज्ड है, 3 डायमेंशनल सरफेस है, कह सकते हैं आप। अब इस बड़े से क्लोज्ड सरफेस को हम छोटे छोटे एलिमेंटल सरफेस से बना हुआ मान सकते हैं। मान लीजिए इसी पर हमने एक छोटा सा यहां पर एक क्षेत्रफल लिया, ठीक। अब इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, हमें इस क्षेत्रफल की दिशा ज्ञात करनी है, तो इस बिंदु पर
बाहर की तरफ जो अभिलंब होगा वही क्षेत्रफल की दिशा होगी यहां पर, इससे आप बोलेंगे ds। लेकिन आप जानना चाहते हैं यहां पर क्या क्षेत्रफल की दिशा है, तो आप देखिए यहां पर या इस बिंदु पर, इस सतह पर जो अभिलंब होगा वो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। यहां पर आप जानना चाहते हैं तो यहां पर जो अभिलंब आप खींचेंगे और यहां पर अभिलंब खींचते ही, बाहर की तरफ अभिलंब खींचते ही आपको क्षेत्रफल सदिश की दिशा प्राप्त हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन टॉपिक का ये है कि पहली बात कि क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी, पहली बात। दूसरा बात कि किसी क्षेत्रफल की दिशा का निर्धारण हम उस क्षेत्रफल पर अभिलंब खींचकर करेंगे। किसी क्षेत्रफल पर खींचा गया अभिलंब भी उसकी दिशा है। लेकिन अगर तीसरी बात, अगर क्षेत्रफल कोई सरफेस क्लोज्ड है तो उस क्लोज सरफेस पर अगर हम कोई क्षेत्रफल लें तो उसकी दिशा बाहर की तरफ खींचे गए अभिलंब की ओर होगी। यानी कि क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की तरफ क्षेत्रफल सदिश की दिशा मानी जाएगी। अर्थात हम इसी को बोलते हैं आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल, ये जो डायरेक्शन है आउटवर्ड नॉर्मल, यही डायरेक्शन ही क्षेत्रफल सदिश की दिशा हम मानेंगे। तो आपको ये बात आज स्पष्ट हो गया कि किस तरह से क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। अब आपको इस एग्जाम्पल पर फिर हम वापस लाते हैं। इन तीनों पाइपों में देखिए, इन तीनों पाइपों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बराबर थे, अर्थात क्षेत्रफल सदिश का परिमाण एक समान था, परंतु इनकी दिशाएं भिन्न थीं। दिशाएं भिन्न होने के कारण क्षेत्रफल सदिश के मान भिन्न भिन्न थे। परिमाण तो सेम था परंतु दिशा भिन्न होने के नाते क्षेत्रफल सदिश का मान भिन्न हो गया, जिससे कि इन पाइपों से, इन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से निकलने वाले जो पानी की मात्रा थी वो भिन्न भिन्न थी। अब ये कॉन्सेप्ट बच्चों हो गया। अब इसके बाद हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर ले चलते हैं, जिसका नाम है कोण। अब आप कहेंगे ये कोण तो बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, इसमें आप नया क्या बताएंगे मुझे। दरअसल अब तक जो कोण आप जानते हैं बच्चों, उसका नाम है समतलीय कोण। समतलीय कोण। और आज जो हम आपको एक और कोण बताएंगे, हालांकि इससे कक्षा 11 में आप परिचित हैं, लेकिन एक बार फिर उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। समतलीय कोण को बच्चों हम लोग प्लेन एंगल भी बोलते हैं। नाम आप सुने होंगे, अब तक आप इसी एंगल का इस्तेमाल करते आए हैं। और घन कोण को हम नाम देंगे सॉलिड एंगल। अब मैं आपको सिलसिलेवार एक एक स्टेप वाइज आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप जरा इसे समझिए। बच्चों मान लीजिए कि हमने यहां एक छोटा सा वक्र ले लिया, ठीक। इस वक्र के दो एंड पॉइंट्स हैं, ए और बी, और यहां पर मान लीजिए कोई और एक पॉइंट है जिसका नाम है ओ। अब आप क्या करिए कि बिंदु ए को ओ से मिला दीजिए, बिंदु बी को भी ओ से मिला दीजिए। तो इस प्रकार इस वक्र AB ने बिंदु O पर एक कोण बनाया है, और इस कोण को हम क्या नाम देते हैं, समतलीय कोण, ठीक है। एक किसी वक्र के दो बिंदुओं ने, दो एंड पॉइंट्स ने किसी पॉइंट पर जो कोण बनाया, यहां पर इसी कोण का नाम क्या है, समतलीय कोण। परंतु इस समतलीय कोण को आप मापेंगे कैसे? आप इसके मापने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। ये जो वक्र हमने लिया है, ये वक्र से आप एक वृत्त बना दीजिए। इस वक्र को एक बड़े से वृत्त का हिस्सा मानते हुए आप वृत्त बनाइए। ठीक है। अब ये जो वक्र है,
अब ये इस वृत्त का क्या बन गया है? चाप, आर्क। और O से लेकर के A तक की दूरी या O से लेकर के B तक की दूरी अब इस वृत्त की क्या बन गई है? त्रिज्या। अब ये कोण जो यहाँ पर इस वक्र ने बनाया था बिंदु O पर थीटा, अब इस कोण का सूत्र आप जानते हैं, बहुत दिनों से आप ये सूत्र पढ़ रहे हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप को आप L से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे और फिर त्रिज्या हो गई R। तो ये फार्मूला बन जाता है थीटा इज इक्वल टू L/R। अच्छा, ये जो भौतिक राशि है ये आप सभी जानते हैं विमाहीन है, लेकिन ये मात्रकहीन नहीं है। इसका मात्रक रेडियन होता है SI सिस्टम में। तो इस कोण से भली भांति आप बच्चे परिचित हैं, इसका फार्मूला भी जानते हैं, ये कैसे बनता है ये भी आप जानते हैं। लेकिन इसी के जैसे मैं आपको आज एक नया कोण बना करके दिखा रहा हूं। आप देखिए, जिस तरह से आपने ये वक्र AB लिया था, ठीक उसी प्रकार से हम यहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेना चाहते हैं। ले लिया। अब इस छोटे से क्षेत्रफल की जो बाउंड्री है बना दिया आपने स्पष्ट रूप से। अब आप कोई बिंदु ले लीजिए, उस बिंदु को आप O मान लीजिए और इस क्षेत्रफल के जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को बिंदु O से मिला दीजिए, सभी पॉइंट्स को। तो अब देखिए यहां पर एक एंगल बन गया है, लेकिन ये एंगल इस क्षेत्रफल के द्वारा बिंदु O पर बना एंगल इस वक्र के द्वारा बिंदु O पर बने एंगल से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? यहां पर ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये 3 डायमेंशनल एंगल है, जैसे कि आइसक्रीम का कोन, जैसे कि मूंगफली वाले का जिस मूंगफली वाला जिस इस तरह के कोन में आपको मूंगफली देता है वो कोन, जो बर्थडे कैप होता है वैसा कोन, इस तरह का कुछ यहाँ पर ज्योमेट्री बन रही है। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा बिंदु O पर जो कोण आंतरित हो रहा है, यह कोण समतल कोण नहीं है, यह 3 डायमेंशनल कोण है, त्रिविमीय कोण है। और इस कोण का नाम हम देते हैं घन कोण। अब जरा से इसी के सिलसिलेवार समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से इस वक्र को हम वृत्त का हिस्सा मान करके वृत्त का निर्माण किए थे, ठीक उसी प्रकार से हम इस क्षेत्रफल को एक गोले का हिस्सा मान करके गोले का निर्माण करेंगे। जरा देखिए, ठीक है, यहां पर आपका ये गोले का केंद्र हो गया O। अब जो क्षेत्रफल बना है, आपको अभी भी बताया गया है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। तो यहां पर ये जो क्षेत्रफल है, मान लीजिए ये इसकी दिशा बाहर की ओर होगी, ये क्षेत्रफल का परिमाण ds है, दिशा बाहर की ओर, अभी लंबवत बाहर की ओर। अब यहां पर जो कोण बना है, इस कोण का हम नाम देते हैं d ओमेगा। और यह क्षेत्रफल बिंदु O से इसकी जो दूरी है वो इस गोले के त्रिज्या के बराबर है। बच्चों, अब हम d ओमेगा यानी घन कोण को परिभाषित करेंगे, और हमारे परिभाषित करने की जो शर्त होगी कि जिस तरह से कोण एक विमाहीन राशि था, इसी प्रकार से घन कोण को भी इस प्रकार से परिभाषित किया जाए कि वो विमाहीन हो। तो आप क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल जो यहां पर बना था छोटा सा अपॉन r²। ये इस फॉर्मूले में अगर आप अंश देखें, अंश जो है एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है जिसका विमा L² होगा, और हर देखें ये वृत्त, ये जो गोले की त्रिज्या का वर्ग है, इसकी भी विमा L² ही होगी। अर्थात एक बार फिर ये कैसी राशि है? विमाहीन राशि है। लेकिन याद रखिएगा, यह विमाहीन जरूर है लेकिन मात्रकहीन नहीं है। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसका मात्रक होता है SI यूनिट में स्टेरेडियन। तो आपने देखा कि जब किसी गोले के पृष्ठ पर कोई क्षेत्रफल, कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है, वह कोण एक समतलीय कोण न होकर के एक 3 डायमेंशनल कोण होता है। और इस 3 डायमेंशनल कोण को हम नाम देते हैं घन कोण या सॉलिड एंगल।
आने वाले कॉन्सेप्ट्स में इस टॉपिक की इतनी ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी कि आप को यह समझना बहुत ही जरूरी है। जिस तरीके से समतलीय कोण का फार्मूला था थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, उसी प्रकार से जो घन कोण का फार्मूला है इसका फार्मूला डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस बाई आर स्क्वायर। अच्छा बच्चों, एक बात और बताइए कि ये जो अगर ये चाप जो हमने ए से बी तक लिया, यदि ये चाप इस वृत्त की परिधि के बराबर हो जाए, ठीक, तो वृत्त की परिधि अपने वृत्त के अपने केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, जरा इसको पता करते हैं। अगर ये चाप वृत्त की परिधि के बराबर हो जाए तो इसका मान हो जाएगा 2 पाई आर, और तब ये हो जाएगा आर 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 कैंसिल, तब ये हो जाएगा 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त का परिधि अपने केंद्र पर जो कोण बनाता है वो होता है 360 डिग्री, और ये बात आप पहले से जानते हैं कि ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यदि इस छोटा सा जो सूक्ष्म क्षेत्रफल हम लिए हैं गोले के पृष्ठ पर, यदि यह सूक्ष्म क्षेत्रफल गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर हो जाए तो गोले के केंद्र पर कितना कोण बनेगा, जरा सा पता करते हैं। तब ये संपूर्ण कोण हो जाए, इसे ओमेगा लिखेंगे, और ds गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और अपॉन आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और ये कोण बनेगा 4 पाई। कंपेयर करते रहिए बच्चों, इसको आप कंपेयर करिए। जिस तरह से वृत्त अपने केंद्र पर 2 पाई एंगल सबटेंड करता है, ठीक उसी तरीके से स्फीयर यानी गोला अपने केंद्र पर 4 पाई एंगल यानी 720 डिग्री का कोण अपने केंद्र पर आंतरित करता है। इसको अंतर आपको समझना जरूरी है। लेकिन एक बात जो बहुत ही खूबसूरत है वो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। ये जो गोले जो वृत्त है जो अपने केंद्र पर कोण बना रहा है 2 पाई, यह कोण सिर्फ अपने केंद्र पर ही नहीं बल्कि इस वृत्त के अंदर किसी भी आंतरिक बिंदु पर इतना ही कोण ये बनाएगा। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, कोई भी वृत्त अपने किसी भी आंतरिक बिंदु पर बनाने वाला कोण 2 पाई ही होगा। यह सिर्फ केंद्र के लिए ही नहीं बल्कि वृत्त के अंदर किसी भी बिंदु के लिए यह कोण उतना ही बनता है। ठीक इसी प्रकार से अब आप जरा सा गोले पर आइए। गोले का पृष्ठ अपने केंद्र पर 4 पाई एंगल बनाता है, लेकिन यह बात सिर्फ इसके सेंटर के लिए ही नहीं सही है बल्कि अगर गोले के अंदर कोई भी हम पॉइंट ले लें तो वृत्त जो ये गोला है अपने अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर 4 पाई ही एंगल बनाएगा। ये बात आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ये आने वाले कॉन्सेप्ट में जिसका नाम गॉसेस लॉ है वहां पर ये यूज होने वाला है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं बच्चों कि थोड़ा सा इसको और समझिए। मान लीजिए कि आपका ये जो कोई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सदिश है, इसकी दिशा बाहर की ओर है ds, और इस क्षेत्रफल सदिश ने एक बिंदु O पर एक कोण बनाया जिसको आप घन कोण बोल रहे हैं डी ओमेगा। सही है। इस स्थिति में आप फार्मूला देते हैं। अच्छा, यहां तक O से लेके पृष्ठ तक की दूरी जो है r है, और इस स्थिति में जो फार्मूला बोलते हैं आप होता है डी ओमेगा इक्वल टू ds बाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जान रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सिचुएशन चेंज कर रहा हूं। इस बार जो क्षेत्रफल है वो इस तरह है, यानी कि इस बार क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस तरह से ना होकर के थोड़ा सा झुका हुआ है, इधर है ds। ये अभी भी r है, ये अभी भी O है। अब मुझे आप बताइए कि क्या यह क्षेत्रफल वेक्टर इस बिंदु O पर ds बाई आर स्क्वायर ही एंगल बनाएगा या उससे कुछ और? तो आपको पाइप वाला एग्जांपल याद आ रहा होगा कि जो क्षेत्रफल होता है उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। यहां परिमाण तो वही है दोनों का, लेकिन दिशा बदल गई है, इसलिए निश्चित रूप से यहां पर जो घन कोण बनना चाहिए वो बदल जाएगा। तो फिर कितना बदलेगा? मान लीजिए कि ये जो आपका झुकाव है इस क्षेत्रफल सदिश का, ये थीटा है। अब आप क्या करेंगे,
इस क्षेत्रफल सदिश का एक घटक आप बिल्कुल त्रिज्य वेक्टर की दिशा में ले लेंगे और ये घटक आप सब जानते हैं कैसे निकलता है, ये हो जाएगा ds cos थीटा। ध्यान रखिए ये त्रिज्य वेक्टर की दिशा में अगर हम क्षेत्रफल सदिश लेते हैं तो हम ये फार्मूला ds/r² लगाते हैं, लेकिन अगर त्रिज्य वेक्टर की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए कोई क्षेत्रफल सदिश है तो हम उस क्षेत्रफल सदिश का एक घटक निकालेंगे त्रिज्य वेक्टर की दिशा में, जो कि है यहाँ पे ds cos थीटा। अब आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं d ओमेगा इज इक्वल टू, अब ds के जगह आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है क्योंकि ये वाला घटक ही त्रिज्य वेक्टर के अनुदिश है, और फिर ये आएगा ds cos थीटा अपॉन r²। तो ये आपका एक जनरलाइज्ड फार्मूला हो गया आपके घन कोण के लिए, और इसी फार्मूले को आपको यूज करना चाहिए। ये फार्मूला आपकी किसी भी कंडीशन में यूज हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि क्षेत्रफल सदिश जो क्षेत्रफल जो अब तक आप अदिश राशि मानते रहे हैं वो एक सदिश राशि है। उसका मैंने एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करके आपको समझाने की कोशिश किया। तीसरा एक स्थिति और मैंने आपको बताया कि जब कोई शंकु किसी शंकु का पृष्ठ उस शंकु के केंद्र पर कितना एंगल बनाता है, वो कौन सा एंगल है, वो बच्चों 3 डायमेंशनल एंगल है, उसका नाम ही घन कोण है। उसका फार्मूला भी आपको बताया गया है। उम्मीद करता हूं कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आप भली भांति समझे होंगे और आने वाले टाइम में आने वाले कॉन्सेप्ट्स में इन्हें आप यूज करने में पारंगत होंगे, समर्थ होंगे।